हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉक टेस्ट 4। अगर यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। ऑप्शन ए दिया है कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अब इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1973 में और ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसको भी आपको याद रखना है। कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर, तो हम यहां लिखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। ठीक है। अब ये जो है यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। तो इस हिस्से के अंतर्गत जितने भी टाइगर रिजर्व आते हैं उसको हमें याद रखना है। जैसे हम बात करें, इसी के अंतर्गत आता है भद्रा टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व। दूसरे की बात करें तो नागरहोल, नागरहोल टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। तीसरे की बात करें तो डंडेली, डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व, अंशी टाइगर रिजर्व। एक और इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं चौथा नंबर, विलीगिरी, नीलीगिरी नहीं है, विलीगिरी, विलीगिरी रंगनाथ, विलीगिरी रंगनाथ स्वामी टाइगर रिजर्व, स्वामी टाइगर रिजर्व। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के जो किश्तवाड़ जिले है, यानी किश्तवाड़ जो जिला है, किश्तवाड़ जिला, किश्तवाड़ जिले में यह स्थित है। ठीक है, फिर से देखेंगे, जिले किश्तवाड़ जिले में स्थित है और चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछ सकता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप इसको ध्यान देंगे, चिनाब नदी। अब बात आती है वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसको भी हमें ध्यान रखना है। जैसे दाचीगम, दाचीगम, दाचीगम नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। और दूसरा है सलीम, सलीम अली नेशनल पार्क, अली नेशनल पार्क। तीसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। और चौथा है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल नेशनल पार्क। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। ऑप्शन ए है वन महोत्सव, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है हरित क्रांति, ऑप्शन डी है चिपको आंदोलन। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसको भी हमें जान लेना है। अगर चिपको आंदोलन की हम बात करें तो चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। पहले ये यूपी लगाता था, अब उत्तराखंड लगाता है। उत्तराखंड का चमोली जिला, कौन सा, चमोली जिला, इसकी शुरुआत हुई थी। यह एक अहिंसक आंदोलन था जिसके नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें तो नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे, सुंदरलाल
बहुगुणा एवं एक लोग और थे एवं चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अब इससे संबंधित कुछ चीजें और आपको याद रखना है, जैसे भारत में वनों की सुरक्षा या हम कहें कि पर्यावरण सुरक्षा संबंधी जो आंदोलन हुए थे उसको आपको याद रखना है। इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे और फिर से देखेंगे कि जो आंदोलन हुए थे उसको। ठीक है, स्पेस कम है तो यहां क्रम वाइज देखेंगे। एक हुआ था विश्नोई आंदोलन, ये भी विश्नोई आंदोलन, ये आंदोलन कहां हुआ था तो राजस्थान में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में ये विश्नोई आंदोलन हुआ था। ये भी पर्यावरण और वनों की सुरक्षा के आंदोलन में आते हैं। दूसरे की बात करें तो साइलेंट वैली इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। साइलेंट वैली ये कहां हुआ था केरल में, इसको भी आपको याद रखना है। और तीसरे की बात करें तो जंगल बचाओ आंदोलन, ये आंदोलन हुआ था बिहार में। कहां हुआ था? बिहार में। और एक हुआ था अप्पिको आंदोलन। क्या? अप्पिको आंदोलन, ये हुआ था कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में हुआ था। और एक और इंपॉर्टेंट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ठीक है, तीनों राज्यों में यह आंदोलन हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये जितने भी आंदोलन है इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखेंगे ऑप्शन ये है जिला स्तर पर, ऑप्शन बी है तहसील स्तर पर, ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत स्तर पर, ऑप्शन डी है ब्लॉक स्तर पर। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत स्तर पर, यानी ऑप्शन सी इस करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। ऑप्शन ए है भारतीय ऐप स्टोर, ऑप्शन बी है माई जीओवी सेवा ऐप स्टोर, ऑप्शन सी है मोबाइल इंडिया ऐप स्टोर, ऑप्शन डी की बात करेंगे तो मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये मोबाइल सेवा ऐप स्टोर भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर है जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से क्यों होता है। ऑप्शन ए है कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक घटने से तेजी से खाना पकाने में मदद मिलती है, ऑप्शन बी है पानी का क्वथनांक कम होने से तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है, ऑप्शन सी कुछ दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है, ऑप्शन डी क्वथनांक में कोई बदलाव नहीं लेकिन कुकर के अंदर उच्च भाप तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाती है। कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसके करेक्ट आंसर इसका होगा कुछ दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, दबाव और क्वथनांक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर,
ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, यानी ऑप्शन ए। हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? वायुमंडल में आर्द्रता। अगर बात करें हाइड्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से हम नापते हैं आपेक्षित घनत्व, आपेक्षित घनत्व। बात करें बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। और पायरोमीटर की अगर हम बात करें तो उच्च तापमान, जिसे हम कह सकते हैं विकिरण मापी। ठीक है, विकिरण मापी, ये भी ऑप्शन में दे सकता है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन सी। अब ये डलहौजी ने जो मतलब अपनाया था, जो ये विवादास्पद नीति की बात करें, व्यक्तिगत सिद्धांत, तो इनके सिद्धांतों में एक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है, जिसे हड़प नीति। क्या कहते हैं हम? हड़प नीति अपनाया था, हड़प नीति। हड़प नीति के अंतर्गत ये पहला जो राज्य था उन्होंने ये संतारा राज्य को, फिर जयपुर, फिर संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर अपने हड़प नीति के अंतर्गत इतने राज्यों को उन्होंने हड़प नीति का कब्जा किया था। और अगर हम बात करें अवध की, तो अवध राज्य को भी इन्होंने जो है हड़प नीति में अपना लिया था। ये वाजिद अली शाह को जो है कुशासन का आरोप लगा दिया था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नवाब वाजिद अली शाह को, यानी शाह पर कह दीजिए, शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को भी हड़प लिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक देश एक शुल्क योजना कब से शुरू हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन है, सभी टाइप के क्वेश्चनों को लिया गया है। और यहां पर अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए कह रहा है सन 2023, ऑप्शन बी की बात करें सन 2024, ऑप्शन सी सन 2025, ऑप्शन डी सन 2026। तो 26 तो हो ही नहीं सकता, इसको काट देंगे। ऑप्शन करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सन 2025, एक देश एक शुल्क योजना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। एक देश एक चुनाव विधेयक को किस समिति को भेजा गया? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी संयुक्त संसदीय समिति, ऑप्शन सी विशेष जांच समिति, ऑप्शन डी अस्थायी समिति। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त संसदीय समिति, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग की दिखाई देती है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी लाल। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काला। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी संवहन, ऑप्शन डी मॉड्यूलन।
तो दोस्तों इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकिरण, ऑप्शन ए। अगर हम यहां पर बात करें कि ऊष्मा का संचरण, जैसे ऊष्मा की संचरण कितने पदार्थों में होता है या किस तरह से होता है, तो हम यहां लिखेंगे ऊष्मा का संचरण ऊष्मा का संचरण किसी भी पदार्थ में 3 विधियों में होता है। पहला क्या? चालन, दूसरा संवहन तथा विकिरण। ठीक है, चालन की अगर हम बात करें, चालन ठोसों में ऊष्मा संचरण करता है या का माध्यम है। संवहन की अगर हम बात करें, संवहन तरल एवं गैसीय पदार्थों में कर सकते हैं, गैसीय पदार्थों में। अगर हम विकिरण की बात करें, विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण के लिए आगे लिखेंगे, संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सूर्य का प्रकाश विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है, इसको याद रखना है, यानी इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? ऑप्शन ए की बात करें 1970, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1980। इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975। अब भारत ने अपना प्रयोगात्मक उपग्रह पहला जो भेजा था वो उसका नाम था आर्यभट्ट। ये कब भेजा गया था? 1975 में, और ये रूस के सहयोग से भेजा गया था। किसके? रूस के सहयोग से भेजा गया था। अगर वहीं दूसरे की बात करें तो दूसरा था भास्कर फर्स्ट। भारत द्वारा, इसे लिखेंगे भारत द्वारा प्रक्षेपित दूसरा उपग्रह था। इसको याद रखना। पहले की बात करेंगे तो आर्यभट्ट और दूसरे की बात करेंगे तो भास्कर फर्स्ट। ठीक है, पहला कब भेजा गया था? 1975 में। आपका क्वेश्चन यही कह रहा है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो चौरी चौरा कांड, ऑप्शन डी की बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च, इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन 1929। अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को
प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो महात्मा गांधी द्वारा शुरू होता है, यानी महात्मा द्वारा शुरू किया जाता है। ये शुरू होता है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। अगर यही भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942। और असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। ठीक है। अगर चौरी चौरा की हम बात करें तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है आइसक्रीम का पिघलना, ऑप्शन बी है केक पकाना, ऑप्शन सी है पानी का भाप में परिवर्तन, ऑप्शन डी है बिजली के बल्ब का जलना। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केक पकाना, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हॉकी इंडिया चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन इसका हो जाएगा तीसरा, यानी ऑप्शन सी। अब यहां अगर हम पहला की बात करें, पहला या विजेता कह सकते हैं, विजेता कौन था? तो पंजाब। और दूसरा की बात करें, दूसरा कहें या हम उपविजेता कहें, उपविजेता मध्य प्रदेश। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वाराणसी की कौन सी पारंपरिक वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए गिटार और बीड़ा, ऑप्शन बी शहनाई और तबला, ऑप्शन सी हारमोनियम, ऑप्शन डी जो है ढोलक। आपको बताना है कि वाराणसी क्षेत्र में जीआई टैग किसे दिया गया। तो इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो शहनाई और तबला, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 76वें गणतंत्र दिवस सन 2025 के प्रमुख अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए जोको विडोडो, ऑप्शन बी एंटोनी ब्लिकेन, ऑप्शन डी प्रबोवो सुबियांतो, ऑप्शन डी काइरोल अनवर। तो अगर इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबोवो सुबियांतो। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक भी करेंगे ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों को लिए प्रोवाइड करते रहें। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि दिए हुए क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें, कथन की बात करें, इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर के उधम जिले में शुरू किया गया था। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। तो अगर देखेंगे तो इसमें जो है ये बी ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, यानी ये कथन नहीं सही होना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर उधमपुर जिले में शुरू किया गया था। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता था, ये करेक्ट हो जाएगा। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर व्यापक रूप से फैला हुआ था, ये भी सही हो जाएगा, यानी ए एंड सी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ए और सी सही है किंतु बी गलत है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस मंत्री द्वारा किया गया? ऑप्शन ए विदेश मंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री।
तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इसका आरंभ कहां से हुआ था, यानी इसका उद्घाटन कहां से हुआ था? तो उत्तराखंड के देहरादून से, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे तो काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में कैद किया गया था? ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी वाराणसी। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैजाबाद, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बात आती है काकोरी कांड की। तो काकोरी कांड कब हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। ठीक है। काकोरी नामक स्थान पर, यानी सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन जिसका नाम था ए डाउन ट्रेन, उसको इन लोगों द्वारा लूट लिया जाता है। और लूट लेने के बाद इसमें 4 लोग जो है पकड़े जाते हैं, जिसमें एक अशफाक उल्लाह खां थे, अशफाक उल्लाह खां, और दूसरे थे राजेंद्र लाहिड़ी, और तीसरे थे राम प्रसाद बिस्मिल, और चौथे थे रोशन सिंह। ये 4 लोग जो है ये पकड़े जाते हैं और इनको जो है गिरफ्तार करके 1927 में फांसी दे दी जाती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फैजाबाद में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1521, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी है 1761। इसकी करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब इसमें बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी मारा जाता है और फिर बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखता है। बाबर ने मुगल वंश की नींव रखता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह मूल रूप से रेतीली मिट्टी है, यह नमी की मात्रा को बरकरार रखता होना चाहिए। ऑप्शन सी है यह रंग में हल्की होती है, ऑप्शन डी है इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये गलत पूछा है, तो यह नमी की मात्रा को बरकरार रखना है, ये ही चीज का गलत है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पेमा यांगत्से मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी सिक्किम। इसकी करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन डी। यह प्राचीन मठ जो निम्बका बौद्ध से संबंधित है, इसको भी आपको याद रखना है। निंगमा बौद्ध से संबंधित है। कहां पर है? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? लोदी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या खिलजी वंश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश, यानी ऑप्शन सी। गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? तो 1206 ईस्वी में। और बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गोरी का गुलाम था। राजधानी की बात करें तो राजधानी लाहौर बनाया था।
राजधानी गुलाबबख्श की कहाँ थी? लाहौर में। इसको भी ध्यान रखना है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम बात करें कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार की नींव डाली थी। और दिल्ली में बात करें तो कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। और एक 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको भी याद रखना है। 2.5 दिन की झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये रहा टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके पेट से रिलेटेड था, यानी पेट में आने की संभावना था। इसमें कुछ करंट के भी क्वेश्चन थे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसकी संभावना थी कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन को हमने लिया। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा कि कितने क्वेश्चन हमारे सही होते हैं, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली क्लास में यानी अगले मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।